हेलो फ्यूचर केबीएस स्पेशल एजुकेटर। स्वागत है आपका स्पेशल एजुकेशन नीड्स पर। मैं हूं आपकी शबनम मैम और हम उस टॉपिक का पोस्टमार्टम करने वाले हैं जो है केबीएस टायर 2 एग्जाम की जांच। ज़रा इमेजिन करो, आपका सिलेक्शन हो गया है। मेरी तरफ से तो आपको एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशन। अब आप क्या करेंगे, आप एकदम सिंघम वाले स्वैग में अपनी क्लास में एंट्री लेते हो, लेकिन अंदर का नज़ारा क्या है? एक बच्चा बेंच पर धूम मचा रहा है, दूसरा खिड़की के बाहर स्पाइडर मैन ढूंढ रहा है और तीसरा अपनी ही दुनिया में शांत बैठा है। अब सवाल ये है कि आपको इन सबको एक साथ पढ़ाना है। आप कैसे पढ़ाओगे? क्या कोई जादू की छड़ी घुमाओगे? बिल्कुल नहीं। यहीं पर धमाकेदार एंट्री होती है हमारे आज के हीरो की। ठीक है, हमारा आज का हीरो यानी हमारा आज का टॉपिक जो है शिक्षण अधिगम और समावेशी रणनीतियां। इंग्लिश में कहें तो टीचिंग एंड लर्निंग स्ट्रैटेजी, इंक्लूसिव टीचिंग स्ट्रैटेजी। ठीक है, देखो यार, सिंपल सी बात है, हर बच्चा अलग होता है। आपने तारे जमीन पर मूवी तो देखी होगी, ईशान अवस्थी, वो याद है ना आपको? नहीं याद होगा तो अब तक मैंने बोल बोल के याद करवा दिया। ठीक है, उसको नॉर्मल तरीके से रट्टा मारना आमिर खान के लिए काम आया था। ठीक है, उन्हें क्या करना पड़ा था, इंक्लूसिव स्ट्रेटेजी लगानी पड़ी थी। रेत पर अक्षर लिखवाना, पेंटिंग का इस्तेमाल करना, बस वही तो है समावेशी शिक्षा। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि छोटे बच्चों को एक ही लाठी से हाँक दो। इसका मतलब है कि अपनी टीचिंग को ऐसा बनाना कि क्लास के हर बच्चे को लगे, अरे वाह, मैम और सर ने तो सिर्फ मेरे लिए ही मतलब पढ़ा रहे हैं ये। तो केबीएस वालों, ये टॉपिक जो है इसको अपने जहन में बिठा लीजिए। ठीक है, जहन का मतलब क्या होता है? दिमाग। ठीक है, तो टायर 2 के एग्जाम में सबसे ज्यादा गोगली यहीं से फेंकी जाती है, लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसा कि हमारी स्लाइड पर लिखा है, हम ऐसे पढ़ेंगे। कैसे? सरल, सटीक और परीक्षा के लिए उपयोगी तरीके से। तो फटाफट अपनी चाय, कॉफी और नोटबुक लेकर बैठ जाइए, क्योंकि आज की क्लास बहुत मजेदार होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं आज की नेक्स्ट स्लाइड। तो भाई, सबसे पहला और बड़ा सवाल जो स्क्रीन के बीचों बीच क्या कर रहे हैं, आपको घूर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, आखिर ये शिक्षण अधिगम रणनीतियां यानी कि टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजी भला क्या है? सिंपल भाषा में समझे तो ये ब्रह्मास्त्र है जो शिक्षक द्वारा उपयोग किया जाता है। ठीक है, लेकिन रुको, ये कोई हवा में तीर चलाना या तुक्का नहीं है, ये होते हैं योजनाबद्ध तरीके, यानी कि इनको फुल प्रूफ प्लानिंग कहते हैं। चलो इसे एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। मेरी ही क्लास में मान लो एक सेकेंड ग्रेड का बच्चा है। अब उसको इंग्लिश से बड़ा डर लगता है, एकदम हाथ तंग है बेचारे का। अब मैं क्या करूंगी? क्या मैं उसको ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी पकड़ाकर बोलूंगी बेटा रट ले? बिल्कुल नहीं। मुझे उसे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक प्लानिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, शायद मैं उसे कोई पोयम गाकर सिखाऊं या फ्लैश कार्ड का गेम खिलाऊं, जिससे उसे इंग्लिश मजेदार लगे। मेरी यही प्लानिंग, मेरा यही तरीका, मेरी टीचिंग क्या है, मेरी टीचिंग स्ट्रेटेजी है। ठीक है, जैसे मनी हाइस्ट में प्रोफेसर हर सिचुएशन का पहले से प्लान बनाकर रखता है ना, तो बस समझ लो क्लासरूम में प्रोफेसर आप हो। ठीक है, आ जाओ स्लाइड के सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से पर। ये नीचे पीला जो बॉक्स बना हुआ है, इसको ध्यान से देख लो आप सभी। ठीक है, इस पूरी मेहनत का उद्देश्य क्या है? हमें क्लास में थ्री इडियट जो मूवी देखी होगी आप सभी ने, उसका जो चतुर रामलिंगम है वो नहीं बनना है कि सिर्फ रट्टा मारो। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें कॉन्सेप्ट को दिमाग में बिठाना है। तो हमें क्या चाहिए? सबसे पहले ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं कि उद्देश्य क्या। हमें क्या चाहिए? हमें समझ चाहिए। ठीक है, बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो, यानी अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छी हो। प्लस क्या चाहिए? कौशल यानी कि स्किल्स चाहिए, उससे ज्ञान का इस्तेमाल करना सिखाइए। ठीक है, तीसरा क्या चाहिए? सहभागिता को बढ़ाना है। ठीक है, सबसे जरूरी, बच्चा क्लास में एक्टिव रहे, वो पीछे बैठकर टिफिन ना खा रहा हो, बल्कि मेरे साथ इन्वॉल्व हो। और हाँ, ऊपर कोने में जो लाल रंग में इम्पोर्टेंट टिप लिखा हुआ है, प्रभावी सीखने का अधिकार, इसको हल्के में मत लेना। ये रणनीतियां प्रभावी सीखने का आधार है। ठीक है,
केबीएस पीआरटी टीयर 2 में सीधा असर्टेन रिएक्शन जो है वाला क्वेश्चन बनकर आ सकता है। फंसा देंगे आपको कि क्या रणनीतियां सिर्फ सिलेबस पूरा कराने के लिए होती हैं। आपका जवाब होगा नहीं, ये इफेक्टिव लर्निंग का बेस है। तो दिमाग में फिट हो गए ये माइंड मैप। तो चलिए अगले स्लाइड पर चलते हैं और देखते हैं कि आगे की कहानी क्या है। चलिए भाई, प्लानिंग तो बहुत हो गई, अब उतरते हैं सीधे मैदान में। स्क्रीन पर हमारी प्रमुख रणनीतियां जो हैं वो दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो ये पार्ट 1 है। यहाँ हमारे पास 3 महारथी हैं। आइए एक एक करके इनकी कुंडली निकालते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है लेक्चर मेथड, यानी कि व्याख्यान विधि। ये वो ट्रेडिशनल तरीका है जहाँ टीचर बोलता है और बच्चे चुपचाप सुनते हैं। आपको मोहब्बती मूवी के अमिताभ बच्चन यानी कि नारायण शंकर याद है ना? परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। यहाँ सिर्फ मैं बोलूंगा और तुम सुनोगे, बस ये वही है। ठीक है, इसमें ज्ञान का वन वे ट्रैफिक होता है, टीचर से बच्चों तक। ये विविध मतलब हम बोल सकते हैं ये जो विधि है तब बेस्ट है जब आपके सामने एक बहुत बड़ा ग्रुप समूह बैठा हो। ठीक है, और आपको कम समय में ज्यादा इंफॉर्मेशन देनी हो। लेकिन ध्यान रहे, अगर इसे ज्यादा खींचा तो आधे क्लास नींद की गहराइयों में चली जाएगी। दूसरा जो है चर्चा विधि, यानी कि डिस्कशन मेथड जिसको बोलते हैं, द ब्रेन स्टॉर्मिंग जोन हम बोल सकते हैं इसको। अब आते हैं बीच वाले बॉक्स पर, चर्चा विधि पर। ठीक है, ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। इसमें मैं नहीं होता है, इसमें क्या होता है, हम होते हैं। टीचर और स्टूडेंट दोनों मिलकर किसी टॉपिक के धज्जियां उड़ाते हैं। मेरा मतलब है कि गहराई से बात करते हैं। जैसे चाय की टपरी पर वर्ल्ड कप को लेकर चर्चा होती है ना, बिल्कुल वैसे ही, लेकिन पढ़ाई को लेकर। नीचे हाईलाइट लाइन देख सकते हैं, शिक्षक प्लस विद्यार्थी इसमें होते हैं। ठीक है, आलोचनात्मक सोच का इस यहाँ पर विकास होता है। यहाँ तक क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है तो बता सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर जब बच्चा चर्चा करता है तो वो सिर्फ रटता नहीं है, वो सवाल पूछता है, मैम ऐसा क्यों है, सर ऐसा क्यों नहीं है। उसका दिमाग काम करना वहाँ यहाँ पे शुरू करता है। फिर तीसरा जो है वो क्या है, प्रदर्शन विधि, यानी कि डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड इसको बोलते हैं। ठीक है, ये मजेदार तरीका है प्रदर्शन विधि। स्लाइड क्या कह रही है, करके दिखाना। ठीक है, यहाँ पर आपको हैंड दिखाई दे रहा होगा, मतलब हैंड्स ऑन एक्टिविटी करते हैं इसमें। जैसे अब मान लो मेरी क्लास में एक सेकेंड ग्रेड का बच्चा है जिसका इंग्लिश में थोड़ा हाथ तंग है। अगर मुझे उसे प्रीपोजिशन सिखाने हैं तो क्या मैं उसे लेक्चर दूंगी? बिल्कुल नहीं। अगर मैं लेक्चर दूंगी तो क्या होगा, वो बोर हो जाएगा। मैं एक डिब्बा लाऊंगी, एक बॉल लाऊंगी और क्लास में करके दिखाऊंगी। लुक द बॉल इज इन द बॉक्स। ठीक है, बच्चा देखकर जो सीखेगा वो कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, याद है थ्री इडियट्स का वो सीन जहाँ रेंचो कहता है सॉल्ट वाटर इज अ ग्रेट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और फिर वो दरवाजे पर प्रैक्टिकल करके दिखाता है। वही तो है डेमोन्स्ट्रेशन, यानी कि साइंस और कला के लिए ये एकदम रामबाण है। तो फ्यूचर स्पेशल केबीएस के एजुकेटर्स, ये आपके लिए ये तीनों डिफरेंसेस जो हैं क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम में सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आएगा। अगर आपको बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ानी है तो कौन सी विधि चुनेंगे, और आपका जवाब 1 सेकेंड में आना चाहिए, डिस्कशन मैथड। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इन तीनों के अलावा और कौन कौन से ब्रह्मास्त्र हमारी तर्कस में बाकी हैं। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ और देखते हैं अगली स्लाइड में क्या पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। आ गए हैं हम प्रमुख रणनीतियों पर, जो है पार्ट 2, यानी कि भाग 2 पर। ठीक है, अगर पार्ट 1 ट्रेलर था तो असली ब्लॉकबस्टर तो इस स्लाइड में छिपी है। चलिए अपनी नजरें स्क्रीन पर गड़ा लीजिए, क्योंकि ये 4 तरीके आपके क्लासरूम का नक्शा बदलने वाले हैं। सबसे इसमें जो इस स्लाइड पर सबसे पहला जो विधि है या मेथड है वो है समस्या समाधान विधि, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। सबसे ऊपर बाईं तरफ देखिए, यहाँ आपको दिमाग की बत्ती जलती हुई दिखाई दे रही होगी, आई मीन बल्ब दिख रहा होगा। ठीक है, इसे आप बच्चों को पकी पकाई खिचड़ी नहीं देते, आप उन्हें एक प्रॉब्लम देते हैं और कहते हैं जाओ खुद सॉल्व करो। यहाँ बच्चा सीआईडी के एसीपी प्रद्युमन की तरह जासूस बन जाता है, कुछ तो गड़बड़ है दया, पता लगाओ। जब बच्चा खुद सॉल्यूशन खोजता है तो उसकी जो लॉजिकल थिंकिंग होती है, यानी कि तार्किक सोच, उसका लेवल एकदम रॉकेट साइंस की तरह ऊपर जाता है। ठीक है, केबीएस के एग्जाम में अगर पूछे कि रटने के बजाय सोचने पर मजबूर करने वाली विधि कौन सी है, तो इसी पर टिक मारना है।
ठीक है। दूसरी स्ट्रैटेजी है समूह कार्य यानी कि ग्रुप वर्क। अब आते हैं दाई तरफ। यहाँ पर आपको ग्रुप दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। हॉलीवुड में जैसे अवेंजर असेंबल होते हैं या बॉलीवुड में लगान की टीम बनती है, बस वही क्लासरूम में करना है। 4-5 बच्चों का ग्रुप बनाओ और उन्हें एक टास्क दे दो। सबसे बड़ा फायदा क्या है? सहयोग और सामाजिक कौशल यानी कि कॉपरेशन और सोशल स्किल्स। मान लो क्लास में एक स्पेशल नीड्स वाला बच्चा है जो थोड़ा शर्मीला है, और वो छोटे ग्रुप में काम करेगा तो झिझक होगी, दोस्त बनेंगे। और ये एग्जामिनर का फेवरेट पॉइंट है, सामाजिक विकास। मतलब किसके लिए? ग्रुप वर्क के लिए बेस्ट और कुछ नहीं है। अगर सामाजिक विकास करना है तो ग्रुप वर्क सबसे अच्छा है, एग्जाम्पल रहेगा इसके लिए। फिर जो स्ट्रेटेजी 3 है उस पर आते हैं, प्रोजेक्ट विधि यानी कि इसको प्रयोजन विधि भी बोलते हैं, यानी कि प्रोजेक्ट मेथड। नीचे बाई तरफ यहाँ पर आपको एक घर दिखाई दे रहा होगा, एक प्रोजेक्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। स्लाइड पर घर का नक्शा बना है, मतलब एकदम असली काम है। जॉन डेबी ने कहा है कि लर्निंग बाय डूइंग, ये उसी का जुड़वा भाई है। उसमें व्यवहारिक और अनुभवात्मक सीखना यानी कि प्रैक्टिकल एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग होता है। अब जैसे मेरे उस सेकेंड ग्रेड वाले बच्चे को ले लो, जिसे इंग्लिश से डर लगता है, मैं उसे ग्रामर के रूल रटाऊंगी तो नहीं, है ना। मैं उसे एक प्रोजेक्ट दूंगी, चलो आज हम क्लास में एक रेस्टोरेंट खोलते हैं, तुम वेटर बनकर इंग्लिश में ऑर्डर लोगे। मजा आया ना? बस यही प्रोजेक्ट मेथड है। जहां यहाँ पर क्या होगा, ज्ञान जो है किताबों से निकलकर रियल लाइफ में आ जाता है। फिर आता है तकनीकी आधारित शिक्षण यानी कि टेक बेस्ड टीचिंग। और आखिरी में हमारे सबसे मॉडर्न हथियार हैं ये तकनीकी आधारित शिक्षण। आज के बच्चे पैदाइशी टेक फ्रेंडली होते हैं ना, टेक फ्रेंडली। उनको फोन चलाना बहुत अच्छे से आता है, तो उन्हें चौक और बोर्ड से ज्यादा स्क्रीन समझ में आती है। जैसे आप सभी स्पेशल एजुकेशन नीड्स पर चैनल पर ये वीडियो देखकर तैयारी करें, ये भी तो एक टेक बेस्ड टीचिंग होगी ना। स्मार्ट बोर्ड, यूट्यूब वीडियोस, ये एनिमेशन, ये सब वीडियो को इतना रोचक बना देते हैं कि बोरिंग से बोरिंग टॉपिक भी दिमाग में छप जाता है। खासकर इंक्लूसिव एजुकेशन में जो बच्चा सुन नहीं सकता वो वीडियो देख सकता है, जो देख नहीं सकता वो ऑडियो सुन सकता है, क्योंकि जिससे समझने में दिक्कत होती है, लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, उनके लिए एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होती है, ठीक है। एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है। तो दोस्तों इन 4 विद्यार्थियों के की वर्ड्स दिमाग में बिठा लीजिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी कि लॉजिकल थिंकिंग, ठीक है। ग्रुप वर्क यानी कि सोशल स्किल्स, प्रोजेक्ट मेथड यानी कि व्यवहारिक ज्ञान, टेक बेस्ड यानी कि रोचक और समावेशी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब आते हैं एजुकेशन के उस मिलियन डॉलर क्वेश्चन पर, जो आपकी स्क्रीन पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है कि क्या एक ही तरीका सबके लिए काम करता है? डज वन साइज फिट ऑल? जरा सोचो यार, अगर मैं द ग्रेट खली और राजपाल यादव को एक ही साइज की शर्ट गिफ्ट कर दूं तो क्या होगा? एकदम कॉमेडी हो जाएगी, है ना। शर्ट किसी एक को तो फिट आ जाएगी, दूसरे का पोपट हो जाएगा। बिल्कुल यही अनर्थ हमारी क्लासरूम में भी होता है, जब हम 40 बच्चों को एक ही डंडे से हाँकने की कोशिश करते हैं। इसलिए बीच में ये बड़ा सा लाल कलर का स्टॉप का साइन है। ये चीख चीख कह रहा है नहीं, यानी कि बिग नो। जरा इस ड्राइंग को ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक ड्राइंग दिखाई दे रही है, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। अगर क्लास में जाने का सिर्फ एक ही रास्ता होता, ठीक है, यानी कि जो एक ही टीचिंग मेथड है मान लीजिए, तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, वो दीवार से टकरा जाएंगे सीधे के सीधे। तो कुछ बच्चे दीवार से टकरा कर रुक जाएंगे, और वो बेचारे इस कंफ्यूज कार्टून की तरह, जैसे ये कंफ्यूज कार्टून दिख रहा है अपना सर खुजा रहे, वैसे ही सर खुजाते रह जाएंगे। भाई ये चल क्या रहा है, ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब क्लाउड में लिखा हुआ है। यहाँ पर जो एक क्लाउड दिख रहा है यहाँ पर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर क्या लिखा है? व्यक्तिगत भिन्नताओं को या विभिन्नताओं को का ध्यान रखना। मतलब हर विद्यार्थी की क्षमता जो होती है वो अलग होती है, गति और जरूरत भी उनकी अलग अलग होती है, ठीक है। दुनिया के कोई भी दो इंसान सेम नहीं होते, तो बच्चे कैसे हो सकते हैं? हर विद्यार्थी की कैपेसिटी, गति और जरूरत बिल्कुल अलग अलग होती है। अब मेरी ही क्लास का ले लीजिए, मेरा वो सेकंड क्लास वाला स्टूडेंट जिसकी इंग्लिश में हाथ तंग है, उसकी सीखने की स्पीड और जरूरत उस बच्चे से बिल्कुल अलग अलग है जो फटाफट इंग्लिश कैच कर लेता है। अगर मैं उन दोनों को सेम तरीके से रट्टा मरवाऊंगी तो वो बच्चा वो क्या करेगा, उस ईंट की दीवार से टकरा कर हार मान लेगा, है ना।
तो मुझे उसके लिए क्या करना है, दूसरा रास्ता बनाना है। और यहीं से जन्म होता है हमारे पूरे टॉपिक के हीरो का। नीचे हरे रंग में दिखाई दे रहा होगा, इसीलिए हमें चाहिए समावेशी शिक्षण रणनीतियां। ठीक है, फ्यूचर केबीएस स्पेशल एजुकेटर, इस बात को कहीं पत्थर पर उकेर लो। ठीक है, केबीएस पीआरटी और टीजीटी टीयर 2 एग्जाम की तो ये जान है। एग्जाम में जब भी पेडागोजी का सवाल आता है कि ऑप्शन में व्यक्तिगत भिन्नता यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस दिख जाए, तो समझ लेना कि सच्चा दोस्त वही है। चाहे एनसीएफ 2005 हो या एनईपी 2020, सबका एक ही डायलॉग है, बच्चों को सिस्टम के हिसाब से मत बदलो, सिस्टम को बच्चों के हिसाब से बदलो। और यही काम आता है हमारा मतलब जो हमारी समावेशी रणनीति है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। लो जी, आ गई हमारी आज की पिक्चर का क्लाइमेक्स। अभी तक हमने बात की रणनीतियों की, लेकिन ये रणनीतियां जिस सुपर हीरो के लिए काम करती हैं वो आपकी स्क्रीन पर है, यानी कि समावेशी शिक्षण जो है क्या है, यानी कि इंक्लूसिव टीचिंग। आखिर ये भला क्या है? किताबें तो बहुत भारी भारी डेफिनेशन देती हैं, लेकिन आप आज अपन क्या करेंगे, अपन इसको बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में और देसी अंदाज में समझेंगे। जरा स्क्रीन पर बनी इस शानदार सी ड्राइंग को देखिए। यहाँ पर एक बहुत अच्छी सी ड्राइंग दिखाई दे रही है आप सभी को। ठीक है, बाहर झमाझम बारिश हो रही है और बीच में तना हुआ एक बड़ा सा छाता आपको सभी को दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इस छाते का नाम क्या है? इक्वल अपॉर्चुनिटी, यानी कि समान अवसर है। ठीक है, अब इस छाती के नीचे कौन कौन खड़ा है? एक हमारा जनरल विद्यार्थी है, यानी कि सामान्य छात्र है। दूसरा हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा है जिसने कान में मशीन लगा रखी है। और तीसरा बच्चा है दृष्टिबाधित, जिसके हाथ में व्हाइट केन है। और चौथा बच्चा जो है वो कौन सा है? इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाला बच्चा है। क्या ये छाता कह रहा है कि भाई तू वीआईपी है, तू अंदर आ जा और तू बाहर भीगता रहे? बिल्कुल नहीं। पहले क्या होता था, शादी के बुफे में जैसे अलग अलग लाइनें होती थी ना, ये नॉर्मल स्कूल, ये स्पेशल स्कूल, ठीक है, ये मतलब इंक्लूसिव ने आकर कहा बॉस ये वीआईपी कल्चर बंद करो। पंगत एक ही लगेगी, मतलब जो लाइन है वो एक ही लगेगी, सब एक साथ बैठकर खाएंगे। मतलब चाहे कोई भी डिसेबिलिटी हो या कोई मेरी क्लास के उस सेकंड ग्रेड वाले बच्चे की तरह बस किसी एक सब्जेक्ट में थोड़ा स्लो हो, सबको एक ही छत के नीचे आजादी से सीखने का हक है। स्लाइड की सबसे नीचे वाली लाइन को थोड़ा ध्यान से पढ़िए। सभी एक ही कक्षा में एक साथ शिक्षा प्राप्त करें। ठीक है, अब कान खोलकर सुन लो, केवीएस पीआरटी और टीजीटी टायर 2 वाले फ्यूचर टीचर्स, एग्जाम में जब भी इंक्लूसिव एजुकेशन का क्वेश्चन आए तो आपके दिमाग में ये छाता खुल जाना चाहिए। एग्जामिनर आपको फंसाने के लिए कहेगा क्या हम दिव्यांग बच्चों को अलग क्लास में बिठाएंगे? आपका जवाब क्या होना चाहिए? क्रॉस, यानी कि नहीं। क्या हम स्पेशल स्कूल भेज देंगे उन्हें? तो आपका जवाब बड़ा सा क्रॉस होना चाहिए, यानी कि नहीं। आपका सही ऑप्शन हमेशा वो होगा जहां पर मतलब समान अवसर यानी कि इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, एक ही कक्षा में सेम क्लासरूम की बात हो रही हो। इसे एजुकेशन की भाषा में जीरो रिजेक्शन पॉलिसी भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी आगे की कहानी। अगले की कहानी नहीं, आगे की कहानी। अब छाता तो हमने खोल लिया, लेकिन उस छाते के नीचे बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे? तो पेश है हमारी पहली और सबसे धाकड़ रणनीति, जो है मल्टी सेंसरी शिक्षण, यानी कि मल्टी सेंसरी अप्रोच भी बोलते हैं और टीचिंग भी बोल सकते हैं। जरा सोचो, आप थिएटर में कोई 4D मूवी देखने गए, स्क्रीन पर बारिश हो रही है, ठीक है, धांसू साउंड आ रहा है और सीट हिल रही है, ऊपर से सच में पानी की बूंदें गिर रही हैं, यानी कि महसूस हो रही हैं। कितना मजा आता है ना, एक्सपीरियंस एकदम दिमाग में छप जाता है। बस भाई अपनी क्लास की पढ़ाई को भी यही 4D मूवी बनाना है। स्लाइड के बीचों बीच आपको यहाँ पर एक ब्रेन दिख रहा होगा। इस दिमाग के इंजन को फुल स्पीड में चालू करने के लिए 3 मेन स्विच होते हैं। तो पहला जो है वो है विजुअल, यानी कि देखना, तो इसको ध्यान रखना, वी फॉर विजुअल। ठीक है, मैंने आपको इससे पहले भी ये VAKT वाला बताया था कॉन्सेप्ट। ठीक है, अभी फिर बता रही हूँ। विजुअल का मतलब होता है चार्ट्स देखना या रंग बिरंगे चित्र दिखाना। ठीक है, फिर आता है ऑडिटरी, यानी कि सुनना, यानी कि A।
हो गया, ठीक है। सुनना जो होता है जैसे कविताएं, गाने या मेरी तरह ऐसे मजेदार कहानियां सुनाना। और तीसरा जो है, तीसरा और चौथा है छूना और करना, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, काइनेस्थेटिक और टेक्टाइल। ठीक है, काइनेस्थेटिक और टेक्टाइल यानी हाथों से काम करना, मॉडल बनाना या कोई एक्टिविटी करना। अब जब आप इन चारों को एक साथ मिला देते हैं तो बनता है हमारा मल्टी सेंसरी अप्रोच। चलिए फिर से चलते हैं मेरी क्लास के उसी सेकेंड ग्रेड वाले बच्चे के पास। अब मुझे ए फॉर एप्पल सिखाना है। अगर मैं सिर्फ ब्लैक बोर्ड पर ए लिख दूं, मतलब वो सिर्फ देखेगा, तो वो 2 मिनट में भूलकर खिड़की के बाहर देखने लगेगा। लेकिन अगर मैं उसे सच में एक असली सेब पकड़ा दूं, मतलब वो छूकर महसूस करे और मैं उसे काट कर दिखाऊं, ठीक है, और साथ में ही हम जोर जोर से गाएं ए फॉर एप्पल, तो क्या वो कभी भूलेगा? कभी नहीं, क्योंकि हमने उसके सीखने के सारे सेंसर ऑन कर दिए हैं। आप स्लाइड की बाईं तरफ जो लाल रंग में नोट लिखा हुआ है इसको ध्यान से देखिए, ठीक है। इसको पढ़ते हैं एक बार, दिव्यांग विद्यार्थियों को समझने में बहुत मददगार। इसका मतलब क्या है? ए फ्यूचर स्पेशल एजुकेटर्स, यहाँ से सीधा बाउंसर्स आता है। एग्जामिनर पूछेगा डिसलेक्सिया या लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे के लिए सबसे बेस्ट टीचिंग मेथड कौन सा है। ऑप्शन में जहां भी मल्टी सेंसरी या बहु इंद्रिय दिखे, आपको क्या करना है, वही टिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, नंबर 1 पक्का हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? अगर कोई कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड। अब बढ़ते हैं अपनी महारणनीति की तरफ, जो है सहायक सामग्री और तकनीकी, यानी असिस्टिव मटेरियल एंड टेक्नोलॉजी। जरा स्लाइड के बीच बने हुए इस टीचर के बैग को ध्यान से देखिए, ठीक है। ये कोई नॉर्मल बैग नहीं है बॉस। जैसे बैटमैन के पास उसका गैजेट्स वाला यूटिलिटी बेल्ट होता है ना, जिससे वो हर प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है, बिल्कुल वैसे ही एक स्पेशल एजुकेटर के लिए उसका बैग ही उसका सबसे बड़ा हथियार है, ठीक है। इस बैग में से दो चीजें निकलती हैं, ठीक है। लेफ्ट साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा सहायक शिक्षण सामग्री, और राइट साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा सहायक तकनीकी, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सहायक शिक्षण सामग्री की, ठीक है। ये जो सहायक शिक्षण सामग्री, अब फिर से मेरे उस सेकंड ग्रेड वाले स्टूडेंट को याद करो जो इंग्लिश के नाम से ही कांपता है। अगर मैं उसे खड़ा करके सिर्फ ग्रामर के रूल सुनाऊं तो वो पक्का सो जाएगा, लेकिन अगर मैं अपने बैग से एकदम रंग बिरंगे चित्र, 3D मॉडल या फ्लैश कार्ड निकालूं तो उसकी आंखें एकदम गोलमाल की जॉनी लीवर की तरह चमक उठेंगे। और जो बच्चे लो विजन हैं उनके लिए बड़ी अक्षरों वाली किताबें, ये सब हमारे TLM है, मतलब एकदम सॉलिड हाथ में पकड़ने वाले देसी जुगाड़ जो पढ़ाई को आसान बनाते हैं, ठीक है। तो सहायक शिक्षण अधिक सॉरी सहायक शिक्षण सामग्री में क्या क्या चीजें आती हैं, तो चित्र, चार्ट, मॉडल, ऑडियो बुक, ब्रेल और बड़े बड़े अक्षरों वाली किताबें। अब आते हैं राइट साइड जहां पर लिखा है सहायक तकनीकी, यानी कि असिस्टिव टेक्नोलॉजी। अब आ जाओ यहाँ पर, अगर TLM हमारा देसी जुगाड़ था तो तकनीकी क्या है, हमारा आयरन मैन वाला हाईटेक सूट। मान लो क्लास में कोई बच्चा दृष्टि बाधित है, अब वो कंप्यूटर कैसे चलाएगा? क्या वो हार मान लेगा? बिल्कुल नहीं। यही एंट्री होती है स्क्रीन रीडर की, ठीक है। अब ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, स्क्रीन पर लिखे हर शब्द को आवाज में बदल देता है। बच्चा ईयरफोन लगाएगा और टकाटक पढ़ाई करेगा। ऐसे ही श्रवण बाधित बच्चों के लिए क्या है, हियरिंग एड है, ठीक है। ये टाइपिंग के लिए क्या है, ब्रेल बच्चों के लिए, सॉरी जो विजुअल इम्पेयर्ड बच्चे हैं उनके लिए है ब्रेल मशीन, और विशेष ऐप होते हैं ऐसे डिसेबल्ड बच्चों के लिए, ठीक है ना, एकदम मैजिक। और स्लाइड के नीचे वाला ये पीला सा बॉक्स देखिए, इसको यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सीखने की बाधाओं को दूर करने के हथियार। ये सारी चीजें क्या है, ये एक हथियार है, ठीक है। कैसा हथियार? सीखने की बाधाओं को दूर करने वाला। फ्यूचर स्पेशल एजुकेटर्स, ध्यान से सुनिए, KBS PRT टीयर 2 एग्जाम में यहाँ से बहुत ट्रिकी गूगली फेंकी जाती है। वो आपको 4 ऑप्शन देंगे और पूछेंगे कौन सी असिस्टिव टेक्नोलॉजी है और कौन सा TLM है। दिमाग में ये ट्रिक सेट कर लो, जहां कोई मशीन या गैजेट या सॉफ्टवेयर का यूज होता है, ठीक है, वो तकनीकी। और जो प्रिंटेड या फिजिकल चीजें होती हैं जैसे चार्ट, मॉडल, ब्रेल बुक्स, वो सामग्री होती है। बस ये छोटा सा डिफरेंस याद रखना और एग्जामिनर भी कहेगा वाह क्या तैयारी है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड।
अरे रुकिए रुकिए, टूल बॉक्स तो हमने खोल लिया, लेकिन क्या समावेशी शिक्षा सिर्फ गैजेट्स और मॉडल तक सीमित है? बिल्कुल नहीं। जब तक ये पजल पूरी नहीं होती, तब तक हमारी इंक्लूसिव क्लासरूम की तस्वीर कैसे बनेगी? तो यहाँ पर पेश है हमारी तीसरी महारणनीति, मतलब अन्य प्रमुख रणनीति की बात करने वाले हैं हम यहाँ पर। तो इसमें पहला है पाठ्यक्रम में अनुकूलन, यानी कि कैरिकुलम एडॉप्टेशन। सबसे पहले पीले रंग का टुकड़ा ध्यान से देखिए। ठीक है, पाठ्यक्रम में अनुकूलन। मान लो मेरी क्लास में वही सेकंड क्लास का बच्चा है जिसका इंग्लिश में थोड़ा हाथ तंग है। अब सोचो मुझे उसे सोशल स्टडीज का कोई चैप्टर पढ़ाना है जिसकी पूरी किताब भारी भरकम इंग्लिश में है। अगर मैं उसे कहूंगा कि बेटा ये 2 पेज रीड करो, तो वो घबरा जाएगा, है ना, रो देगा। तो मैं क्या करूंगी, मैं अपने पाठ्यक्रम को अनुकूल करूंगी, उसको रटाने के बजाय इतिहास की कोई कहानी सिंपल भाषा में सुना दूंगी, या किसी राजा का नाटक क्लास में करवा दूंगी। गतिविधियों में बदलाव, मॉडिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज। इससे क्या होगा, बच्चा भी खुश और सिलेबस भी पूरा हो जाएगा। दूसरा जो पजल है वो है समूह आधारित शिक्षण, यानी कि ग्रुप बेस्ड लर्निंग। ठीक है, अब आते हैं नीले टुकड़े पर। आपने शिशोरी मूवी देखी है? उनके हॉस्टल की चार, मतलब वो जो टीम थी चार की, सब टॉपर नहीं थे। कोई सेक्सा था, कोई बेवड़ा था, कोई डेरिक था, सब अलग अलग सबकी क्षमता थी। लेकिन जब वो एक ग्रुप में आए तो उन्होंने कमाल कर दिया। ठीक है, क्लासरूम में भी यही करना है। एक तेज सीखने वाला बच्चा जो है वो उसको स्लो लर्नर के साथ बिठा दो। ठीक है, बच्चे जितना एक दूसरे से सीखते हैं उतना शायद टीचर के साथ लेक्चर में भी नहीं सीखते। तो अलग अलग क्षमता वाले बच्चों को एक समूह में रखना पड़ेगा। तीसरी जो पीस है वो क्या कहती है, सकारात्मक वातावरण, यानी कि पॉजिटिव एनवायरनमेंट। ये हरे रंग का टुकड़ा है। ठीक है, तारी जमी पर निकुंब सर ने ईशान को सिर्फ पढ़ाया नहीं था, ठीक है, सिखाया था। बल्कि उसे सिर्फ पढ़ाया या सिखाया नहीं था, उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था, उसको इंक्रीज किया था। समावेशी क्लासरूम में एक सेफ जोन होना चाहिए, जहां कोई बच्चा अगर गलत जवाब भी दे या हकलाए या कोई उस पर हंस, तो वहां पर कोई उस पर हंसेगा नहीं। जब तक बच्चे को समान अधिकार नहीं मिलेगा, वो कुछ सीखेगा नहीं, चाहे आप उसे एक एप्पल का आईपैड ही क्यों ना पकड़ा दे। ठीक है। फोर जो है निरंतर मूल्यांकन। निरंतर मूल्यांकन यहाँ स्लाइड पर देखिए, केवल परीक्षा नहीं के आगे क्या है, एक लाल कलर का क्रॉस यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आप सभी को। 3 घंटे का जो एग्जाम है किसी बच्चे का भविष्य तय नहीं कर सकता है। हमें सिर्फ रट्टाफिकेशन चेक नहीं करना है, बच्चा ग्राउंड में कैसे खेल रहा है, प्रोजेक्ट में कितनी मदद कर रहा है, उसका बिहेवियर कैसा है, इन सब पर वो हराटिक जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, हराटिक लगना चाहिए। किसी को हम सीसीई यानी कि कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव, इसी को हम क्या बोलते हैं, सीसीई बोलते हैं, यानी कि कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्यूशन कहते हैं। ठीक है। फ्यूचर केबीएस स्पेशल एजुकेटर, कान खोल कर सुन लीजिए, केबीएस पीआरटी टीयर 2 में जब भी सिचुएशन बेस्ड सवाल आए, एक स्पेशल एजुकेटर के रूप में आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है? तो ऑप्शन में सबसे पहले पूछना है पाठ्यक्रम अनुकूलन और सकारात्मक वातावरण। यही आपके ब्रह्मास्त्र हैं जो पूरे मार्क्स दिलाएंगे आपको। देवियों और सज्जनों, अब समय आ गया है उस क्लास के, मतलब इस क्लास के सबसे बड़े महायुद्ध का। स्क्रीन पर देखिए, लेफ्ट कॉर्नर में है पुराना ट्रेडिशनल मेथड। ठीक है, यहाँ पर सामान्य तरीका जो है वो दिखाई दे रहा होगा, और दूसरी तरफ आपको दिखाई दे रहा है कॉर्नर में हमारा चैंपियन, यानी कि हमारा समावेशी शिक्षण, यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन। केबीएस वाले एग्जाम में इन दोनों के बीच डिफरेंस पर कम से कम एक सवाल तो पक्का दागेंगे। तो चलिए करते हैं इनका आमने सामने का पोस्टमार्टम। ठीक है, सबसे पहले पॉइंट देखेंगे, सामान्य शिक्षण क्या कहता है, एक सामान्य तरीका है। ठीक है, मतलब वन यूनिफॉर्म मेथड, मतलब ये कोई स्कूल नहीं है, ये बिस्किट की फैक्ट्री है। सबको एक ही सांचे में डालो, जो बच्चा तेज है वो भी पढ़ेगा, जो स्लो है वो भी वहीं रहेगा। ठीक है, लेकिन हमारा समावेशी शिक्षण क्या कहता है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान। ठीक है, यानी कि फोकस ऑन इंडिविजुअल डिफरेंसेस। याद है मेरी क्लास का वो सेकंड ग्रेड वाला बच्चा जो इंग्लिश में अटकता है, सामान्य शिक्षण में उसे डांट पड़ती कि तू रट ले, लेकिन समावेशी में हम उसकी जरूरत को समझेंगे, उसे पोयम से या गेम से पढ़ाएंगे। मतलब यहाँ हर बच्चे के लिए कस्टम मेड सूट मिलता है।
ठीक है, अब आते हैं दूसरी लाइन पर। सामान्य सिस्टम में क्या है, सामान्य क्षमता वाले मतलब सेम एबिलिटी वाले ग्रुप होते हैं। मतलब स्कूलों में सेक्शन ए टॉपर्स के लिए, सेक्शन बी बैक बेंचर्स के लिए। ये तो एकदम वीआईपी कल्चर हो गया ना। यहाँ समावेशी शिक्षण में क्या है, अलग अलग क्षमता वाले एक समूह में, मतलब डिफरेंस एबिलिटी ग्रुप इज वन सेटिंग। ये तो एकदम चक दे इंडिया की टीम या अवेंजर की तरह है। कोई तेज दौड़ता है, कोई अच्छा सोचता है, कोई डिसेबल्ड है, कोई नॉर्मल है। सब पर सब एक ही क्लासरूम में है, एक साथ बैठेंगे और एक दूसरे से सीखेंगे। ठीक है, थर्ड पे आते हैं। तो जो थर्ड है, केवल परीक्षा पर जो जो सामान्य मेथड है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, केवल परीक्षा पर जोर। यहाँ पर क्रॉस का निशान दिख रहा होगा आप सभी को लाल कलर से। ठीक है, याद है ना थ्री इडियट्स का वायरस, जिसके लिए जिंदगी सिर्फ एक रेस थी, 3 घंटे का एग्जाम ही आपकी औकात तय करता है। बस रट्टा मारो और उल्टी कर दो। लेकिन समावेशी के नीचे क्या लिखा है, एक शानदार टिक दिखाई दे रहा है यहाँ पर आप सभी को। ठीक है, ये टिक क्या कहता है, निरंतर व समग्र मूल्यांकन। ठीक है, यानी कि सीसीई, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। यहाँ बच्चा सिर्फ एग्जाम में जज नहीं होता है, वो क्लास में कैसे बोलता है, दोस्तों की मदद कैसे करता है, प्रोजेक्ट कैसे बनाता है, उसका रोजाना डेली चेकअप होता है। यहाँ पर यहाँ फोकस पास फेल पर नहीं है, इम्प्रूवमेंट पर है। तो फ्यूचर केबीएस स्पेशल एजुकेटर, इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लो। केबीएस पीआरटी में जब भी शिफ्ट पर क्वेश्चन आए तो याद रखना, हमें एक समान तरीके से निकलकर व्यक्तिगत विभिन्नताओं की ओर जाना है। ठीक है, हमें परीक्षा से निकलकर समग्र मूल्यांकन की ओर जाना है। तो बताइए, इस महायुद्ध में आपको कौन से अप्रोच की आखिरकार, मतलब कौन सा अप्रोच आपको सही लगा। जाहिर है समावेशी शिक्षण है ना। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपनी आज की लास्ट स्लाइड। तो एजुकेटर्स, इतनी सारी रणनीतियां, इतने सारे तरीके, टूल बॉक्स, आखिर ये सब हम किसके लिए कर रहे हैं, हमारा एंड गेम क्या है। ये है वो स्लाइड जिसके सबसे ऊपर लिखा हुआ है हमारा लक्ष्य, यानी कि पूरी क्षमता तक पहुंचना। ठीक है, अपना फुल पोटेंशियल एक्सेस कर पाना। जरा इस यहाँ पर डायग्राम दिख रहा है, ड्राइंग दिख रही है, सॉरी डायग्राम नहीं है, यहाँ पर ड्राइंग दिख रही होगी आप सभी को एक। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए, इसमें एक चित्र नहीं है, ये पूरी स्पेशल एजुकेशन की गीता है। यहाँ दो बच्चे हैं, दोनों क्या कर रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, एक सीढ़ी से जा रहे हैं और दूसरा रैंप से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक बच्चा जो है वो व्हील चेयर पर है। अगर मैं कहूँ बेटा नियम तो नियम है, सबको सीढ़ियों से ही आना पड़ेगा, तो क्या होगा, वो बेचारा वहीं नीचे खड़ा रह जाएगा। क्या उसकी कोई गलती है, बिल्कुल नहीं, गलती हमारे सिस्टम की है जिसने सिर्फ सीढ़ियां बनाई है। अब यहाँ होती है स्पेशल एजुकेटर की एंट्री। हम क्या करते हैं, हम उस बच्चे के लिए अलग रास्ता बनाते हैं। यहाँ पर एक रैंप दिख रहा होगा आप सभी को। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए, इसको कहते हैं अनुकूलन या एकोमोडेशन। रास्ते को बच्चे के हिसाब से ढालना। और जो व्हीलचेयर से वो चल रहा है, वो है हमारी सहायक तकनीकी, यानी कि ये जो व्हीलचेयर दिखाई दे रही है क्या है, असिस्टिव टेक्नोलॉजी है। ठीक है, जिसके बारे में हमने पिछले टूल बॉक्स में बात की थी। अब फिर से मेरी क्लास के उस सेकंड ग्रेड वाले बच्चे को याद करो। इंग्लिश में उसका डब्बा गोल था, नॉर्मल क्लासरूम का भारी भरकम सिलेबस, उसके लिए वो सीढ़ियां थी जिन पर वो चढ़ नहीं पा रहा था। तो मैंने क्या किया, मैंने उसे पोएम्स और गेम्स का एक रैंप बना दिया। मंजिल वही है, इंग्लिश सीखना, बस क्या किया, रास्ता बदल दिया। तो नीचे वाले बॉक्स को ध्यान से देखिए। समावेशी रणनीतियां ये सुनिश्चित करती हैं कि हर बच्चे को क्या मिले, उचित सहायता मिले, चाहे उसकी क्षमता कुछ भी हो। ठीक है, तो यहाँ पर उचित सहायता कहाँ पर है, सबको 7 नंबर का जूता नहीं पहनाना है ना। जिसका जो नाप है उसे वही जूता देना है। इसे ही एजुकेशन में क्षमता यानी कि इक्विटी कहते हैं। तो फ्यूचर केबीएस एजुकेटर्स, टीजीटी टीयर 2 या पीआरटी टीयर 2 में सबसे जरूरी और हिट कॉन्सेप्ट ये है। ठीक है, एग्जामिनर आपको फंसाएगा कि एक व्हीलचेयर वाले बच्चे को क्लास में कैसे शामिल करेंगे, क्या उसे नीचे वाली क्लास में बिठा देंगे। आपका जवाब नहीं होना चाहिए, हम विद्यालय के वातावरण में अनुकूलन करेंगे, यानी एडॉप्टेशन करेंगे, रैंप बनाएंगे। तो भाई इसी के साथ हम हमारा शिक्षण अधिगम और समावेशी रणनीतियों का ये धमाकेदार टॉपिक पूरा होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब एग्जाम में यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप उसे बाहुबली की तरह उड़ा दोगे।
वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और स्पेशल एजुकेशन नीड्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।